दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक रोमांटिक स्टोरी भटकाव। क्या अंजू की चाहत में नरेश भटकने से बच पाया? मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। रोज रोज के झगड़े भी अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं रक्षा को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आप ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें और जब कमाने लगे तब मुझे बुला लेना। पत्नी सुनीता का यह रूप देखकर नरेश सहम गया और नरेश ने बोला, देखो तुम्हारा इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे जाने से सबको डिस्टर्ब हो जाएगा तो हो जाने दो, कम से कम आपको अकल तो आएगी। सुनीता बोली, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तुम थोड़ी हिम्मत नहीं रख सकती? मैंने अपने आप से बहुत समझौता किया है। नरेश बोला, मैंने भी बहुत सहा है और आपके मुंह से यह सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। आप बस कहते रहते हैं, कुछ करते धरते तो नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे रिजल्ट चाहिए। आप यह नौकरी बदले और जब ज़्यादा तनख्वाह वाली दूसरी नौकरी करने लगे तब हमें बुला लेना। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ। यह कहते हुए सुनीता अपने सामान से भरा बैग लेकर बेटी रक्षा के साथ पैर पटकते हुए चली गई। नरेश ठंगा सा देखता रह गया। दरअसल जब से उसने नौकरी बदली है और उसे थोड़ी कम तनख्वाह वाली नौकरी करनी पड़ी है, तब से घर की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। वह परेशान था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। घर में झगड़े की वजह से अगले दिन नरेश का दफ्तर के काम में मन नहीं लगा। उसने सारा काम बेमस से निपटाया। छात्राओं के दाखिले का समय होने से काम यूँ भी बहुत ज़्यादा था। यह सब सुनीता नहीं समझती थी। उसके इस नादानी भरे कदम से नरेश चिढ़ गया था। नरेश ने भी तय कर लिया था कि अब वह सुनीता को बुलाने नहीं जाएगा। वह अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही उसे आना होगा। रात के 10 बज रहे थे। नरेश नींद के इंतजार में बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। इतने में मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। उसे लगा कहीं सुनीता का तो फ़ोन नहीं, शायद उसे गलती का एहसास हुआ हो, पर नंबर देखा तो किसी और का था। कौन? नरेश ने पूछा। सॉरी सर, इस समय आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। नरेश को फ़ोन पर आई उस औरत की आवाज़ कुछ पहचानी सी लगी। कोई बात नहीं, आप बोले, नरेश ने कहा। नमस्ते, पहचाना? मैं अंजू। ट्रेनिंग में दाखिले को लेकर 1-2 बार आपसे पहले भी बात हो चुकी है। ओह हाँ अंजू, तो तुम हो। कहो इस वक्त कैसे फ़ोन किया तुमने? सर, आज दिन में जब आपको फ़ोन किया था तो आपने ही कहा था कि अभी मैं बिजी हूँ, शाम को बात करना, पर इस वक्त तो रात है। सर, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, अब जाकर मिला है। ठीक है, कहो क्या कहना है? सर, उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए मेरा दाखिला तो हो जाएगा ना? देखो इनकम काफ़ी आ रही है, मुश्किल तो पड़ेगी। सर, दाखिले का काम आप देख रहे हैं, आप चाहे तो मेरा एडमिशन पक्का हो सकता है। मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ। आप नए आए हैं, पर आपके पहले जो सर थे वो तो कुछ सुनते ही नहीं थे। उसकी आवाज़ में चौररी थी। आपकी पारिवारिक हालत कैसे है? आपने बताया था कि आपकी माली हालत ठीक नहीं है। नरेश ने कहा, आपको यह बात याद रह गई? देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति प्राइवेट नौकरी में हैं, उनकी तनख्वाह तो वैसे ही कम है, ऊपर से वे शराब भी पीते हैं। वे मुझ पर बेवजह शक करते हैं, मुझे मारते पीटते रहते हैं। मैं ऐसे आदमी के साथ रहते रहते तंग आ गई हूँ। मेरी एक बच्ची भी है, मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ी हूँ। मेरी सहेली ने ही
मुझे आपके यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था। अगर आपकी मदद से मेरा ट्रेनिंग में दाखिला हो जाएगा तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। अंजू जैसे भावना में बहकर सब कुछ कह गई। देखो, इस वक्त रात काफ़ी हो गई है, अभी दाखिले में समय है। आप 2 दिन बाद मुझसे बात करें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। और फ़ोन कट गया। अगले दिन अंजू का दिन में ही फ़ोन आ गया। बात लंबी होती थी, सो नरेश को कहना पड़ा कि वह रात को उसी समय फ़ोन करे तो ठीक रहेगा। रात के 9 बजे अंजू का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि उसके पति के नशे में धुत होते समय ही वह बात कर सकती है। नरेश अंजू के दुख से अपने दुख की तुलना करने लगा। वह अपनी पत्नी से दुखी था तो वह अपने पति से परेशान था। धीरे धीरे अंजू नरेश से खुलने लगी थी। नरेश ने भी अपने अंदर उसके प्रति लगाव को महसूस किया था। उसे लगा कि वह औरत नेक है और ज़रूरतमंद भी है, उसकी मदद करनी चाहिए। अंजू ने फ़ोन पर कहा, आपकी बदौलत अगर यह काम हो गया तो मैं अपने शराबी पति को छोड़ दूंगी और अपनी बच्ची के साथ एक स्वाभिमानी जिंदगी जीऊंगी। नरेश ने उससे कहा, जब इंटरव्यू होगा तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। अब उन दोनों में तकरीबन रोजाना फ़ोन पर बातें होने लगी थी। एक बार जब अंजू ने नरेश से उसके परिवार के बारे में पूछा तो वह शादी की बात छिपा गया। नरेश के अंदर एक जोर आ गया था। अनजाने में ही वह अंजू के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा था। शायद ऐसा सुनीता की बेरुखी से भी होने लगा था। अंजू ने एक बार नरेश से पूछा था कि जब वह ट्रेनिंग के लिए उसके शहर आएगी तो वह उसे अपने घर ले जाएगा या नहीं, शॉपिंग पर ले जाएगा या नहीं। नरेश ने उससे कहा, पहले दाखिला तो हो जाए, फिर यह भी देख लेंगे। दाखिले का समय निकट आने लगा था। नरेश ने सोचा कि अब अंजू का काम होने तक तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा उसे। रहा सवाल सुनीता का तो और रह लेने दो उसे अपने माता पिता के पास। अंजू के फॉर्म वगैरह सब जमा हो गए थे। इंटरव्यू की तारीख तय हो गई थी। नरेश ने अंजू को फ़ोन पर ही इंटरव्यू की तारीख बता दी। वह बहुत खुश हुई और बताने लगी कि फीस के पैसे का सारा इंतजाम हो गया है, कुछ उधार लेना पड़ा है। एक बार ट्रेनिंग हो जाए फिर वह सबका उधार चुकता कर देगी। फ़ोन पर हुई बात लंबी चली। बीच में 3-4 हुई की आवाज़ का ध्यान ही नहीं रहा। देखा तो सुनीता के मिस कॉल थे। इतने समय बाद वो भी अभी उसे फ़ोन करने की क्या सूझी। इतने में फिर सुनीता का फ़ोन आया। वह शक करने लगी कि वह किससे इतनी लंबी बातें कर रहा था। नरेश ने झूठ कहा कि स्कूल के ज़माने का दोस्त था। सुनीता ने खबरदार किया कि वह किसी औरत के फेर में न पड़े और आज़ादी का गलत फ़ायदा न उठाए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। नरेश ने कहा, मुझ पर इतना ही हक जमा रही हो तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। सुनीता ने बात को बदलते हुए नरेश को नई नौकरी की याद दिलाई। नरेश ने भी इधर उधर की बातें करके फ़ोन काट दिया। अभी तक अंजू से सारी बातें फ़ोन पर ही होती रहती थी। फॉर्म भरा तो उसमें अंजू का फ़ोटो था। फ़ोटो में वह अच्छी खासी लगी थी, मानो अभी तक कुंवारी ही हो। अब जब आमना सामना होगा तो कैसा लगेगा, यह सोचकर ही नरेश को झुरझुरी सी होने लगी थी। जैसे जैसे दिन कम होने लगे थे वैसे वैसे अंजू के फ़ोन भी कम आने लगे थे। शायद नरेश को अंजू के बैलेंस की फिक्र थी कि जब मिलना हो रहा है तो फिर फ़ोन का फजूल खर्च क्यों। आखिरी दोनों में अंजू ने
आने जाने और ठहरने संबंधी सभी जानकारी ले ली थी। आखिर वह दिन आ ही गया। नरेश ने अपना घर साफ सुथरा कर लिया और कि वह उसे घर लाएगा। सभी प्रवेशार्थ इकट्ठा होने लगे थे। सभी की हाजिरी ली जा रही थी कि कहीं कोई बाकी तो नहीं रह गया। लेकिन यह क्या, अंजू की हाजिरी नहीं थी। नरेश तड़प उठा। जिसका दाखिला कराने के लिए इतने जतन किए उसी का पता नहीं। यह औरत है कि क्या है, कुछ फिक्री है कि नहीं। अगर कोई रुकावट है तो बताना तो चाहिए या नहीं था कि फ़ोन पर। नरेश ने अंजू को फ़ोन किया, लेकिन यह क्या, फ़ोन भी बंद था। यह तो हद हो गई। इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुमकिन हो कि ट्रेन लेट हो गई हो। स्टेशन भी फ़ोन लगा लिया तो मालूम पड़ा कि ट्रेन तो समय पर आ गई थी। अब हो सकता है कि टिकट कंफर्म न होने से वह बस से आ रही हो। दरअसल इंटरव्यू हो गए और सभी सीटों की लिस्ट देर शाम तक लगा दी गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अंजू तो गई काम से। अच्छा भला काम हो रहा था कि यह क्या हो गया। जरूर कोई अनहोनी हुई होगी उसके साथ, वरना वह आती। नरेश अगले 2-3 दिन लगातार फ़ोन मिलता रहा, पर वह बंद ही मिला। हार कर उसने कोशिश छोड़ दी। 5वें दिन अचानक दफ्तर का समय ख़त्म होने से कुछ पहले अंजू का फ़ोन आया। हेलो। अंजू की आवाज़ में डर था। नरेश उबला, अरे अंजू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यह क्या किया तुमने? तुमको आना चाहिए था ना। मैं इंटरव्यू वाले दिन से तुम्हें लगातार फ़ोन लगा जा रहा हूँ और तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। आखिर बात क्या है? वह एक सांस में सब कुछ कह जाना चाहता था। वह मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, पर मुझे माफ़ कर दे। आखिर बात क्या हुई, खुद तो कहो। कहीं तुम्हारा वह शराबी पति। दरअसल मैं आपके यहाँ के लिए निकलने के पहले अपनी बेटी निशा को अपनी मम्मी के यहाँ गांव छोड़ने जाने के लिए शराबी गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा भली गई थी। ड्राइवर तेज़ रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। इतने में सामने से आ रहे ट्रक से बचने के लिए ड्राइवर ने कच्चे में गाड़ी उतारी और ऐसा करते समय गाड़ी पलट गई। ओह! फिर आगे के हालत जानने के लिए जैसे नरेश बेसब्र हो उठा था। गाड़ी पलटने से सभी सवारियां एक दूसरे पर गिरने से दबने लगी। चीख पुकार मच गई। निशा बची थी, वह भी चीखने लगी। मैं निशा के ऊपर गिर गई थी। तभी कुछ मददगार लोग आ गए। थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। उन लोगों ने हमें वहाँ पकड़कर खींचा। निशा बेहोशी हो गई थी और मुझे भी चोट आई थी। कई सारे लोग घायल हुए थे। सभी को अस्पताल पहुँचाया गया। निशा को दूसरे दिन आईसीयू में होश आया। उसकी कमर की हड्डी टूट गई थी। हम दोनों के इलाज में फीस के जोड़े पैसे ही काम आ रहे थे। हम अभी भी अस्पताल में ही हैं। मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ और निशा के पापा दवा लेने बाहर गए हैं, तभी आपसे बात कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि आप नाराज़ हो रहे होंगे। मुझे आपकी फिक्र थी। आपने सचमुच मेरा कितना साथ दिया, मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊँगी। जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो यह अनहोनी हो गई। सारा पैसा ख़त्म होने को है। अब मेरा आना न होगा कभी। मुझे अब हालात से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक अच्छी बात बताने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि निशा के पापा अस्पताल में हमारी फिक्र कर रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग को लेकर, फीस को लेकर, मेरी कोशिश के बारे में सब कुछ मालूम हुआ तो वे दुखी हुए। रात में उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरकर सुबकते हुए कहा कि बहुत हुआ, संभालो अपने आप को। मैं नशा करना छोड़ दूंगा, अब सब ठीक हो जाएगा।
इनके मुंह से ऐसा सुनकर तो जैसे मैं निहाल हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे वे अब सुधर जाएंगे। फ़ोन पर यह सब सुनकर तो जैसे नरेश धड़ाम से गिरा। सारे सपने झटके में चूर चूर हो गए। आखिर में अंजू ने कहा, अच्छा अब ज़्यादा बातें नहीं हो पाएगी, रखती हूँ, गुड बाय। नरेश ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या सोचा था, क्या हो गया? कैसे कैसे सपने अंजू को लेकर बुन डाले थे, पर आखिर वही होता है जो होना होता है। यह सब एक बाद बनकर रह जाएगा। दफ्तर का समय पूरा हो चुका था। नरेश घर की ओर बोझिल कदम से निकल पड़ा, पर पहुंचा तो देखा कि सुनीता बैग पकड़े रक्षा का हाथ थामे दरवाजे पर खड़ी थी। नरेश को देखकर सुनीता ने एक मुस्कान फेंकी, पर उसका भावहीन चेहरा देखकर बोली, क्या बात है, हमें देखकर आपको खुशी नहीं हुई? तब तक रक्षा नरेश के नज़दीक आ चुकी थी। उसने रक्षा को प्यार से उठाकर चुम्मा और नीचे खड़ा कर जेब से चाबी निकालकर बोला, अपने मर्जी से आई हो या पिताजी ने समझाया? पिताजी ने तो समझाया ही है। मुझे भी लगा कि अच्छे तनख्वाह वाली नौकरी के लिए आपकी कोशिश में हमारे घर लौटने से ही तेजी आएगी। सुनीता, रबर को उतना ही खींचो कि वह टूटे नहीं। इसीलिए तो चली आई जवान। दरवाज़ा खुल चुका था। तीनों अंदर आ गए। अरे वाह, घर इतना साफ सुथरा। कहीं कोई? सुनीता ने आंखें तरेरी। सुनीता, और बस भी करो, फजूल के वहम ठीक नहीं है। आपका आए दिन फ़ोन बिजी होना शक पैदा करने लगा था। आप मर्दों का क्या बोल चुकी? क्या हम सब तुम्हारे लौटने की खुशी मना सकते हैं? क्यों नहीं? मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ। कहते हुए सुनीता रसोई घर में चली गई। रक्षा ने टेलीविज़न चलाया और नरेश फ्रेश होने बाथरूम में घुस गया। सुनीता के आने से अंजू के मामले में नरेश का सिर भारी होने से बच गया। आम तौर पर नरेश शाम को नहीं नहाता था, पर न जाने क्यों आज नहाने की इच्छा हो गई और वह बाथरूम में घुस गया। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।